जो प्रेसिपिटेशन हो रही है, जो लॉन्ग पॉलीमर बन रहे हैं जब डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन है, तो वो जो है रेड सेल को डिस्टॉर्ट कर रहा है। ठीक है, ये हमने सिकल सेल एनीमिया में देखा। फिर हमने कहा कि सिकल सेल एनीमिया में ब्लॉकेज हो रही है वेसल्स की, बाद सिकल सेल से जो पेन क्राइसिस करवा रहा है, और टिश्यू इन्फेक्शन हो रही है, पार्टिकुलरली मैरो और स्प्लीन की। फिर हमने कहा कि रेड सेल जो है, सेल मेम्ब्रेन जो है ना, डैमेज जो कॉज हुआ है बाय रिपीटेड बाउट ऑफ द सिकलिंग से, वो रिजल्ट कर रहा है इन मॉडरेट टू सीवियर हीमोलाइटिक एनीमिया उसमें हो रही है, क्योंकि रेड सेल वो थोड़ा सा डैमेज हो चुका है। पेशेंट जो हैं वो हाई रिस्क पे होते हैं फॉर द बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड स्ट्रोक। उसके बाद हमने थैलेसीमिया पढ़ी, उसमें हमने कहा कि ऑटोसोमल कोडोमिनेंट डिसऑर्डर होते हैं, जो कि होते हैं बाय म्यूटेशन इन द अल्फा या फिर बीटा ग्लोबिन में, जो कि कम कर देता है हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस, और इसके नतीजे में माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होगी। हमने कहा बीटा थैलेसीमिया में जो अनपेड होंगी ना अल्फा ग्लोबिन वाली चेन्स, तो वो एग्रीगेट कर जाएंगे और डैमेज करेंगे हमारे रेड सेल प्रिकर्सर्स को, और फिर फर्दर इम्पेयर करेंगे एरिथ्रोपोएसिस को। फिर हमने G6PD डेफिशिएंसी पढ़ी, तो वो एक्सीलिंग डिसऑर्डर होता है, जिसमें जो म्यूटेशन जो है वो डीस्टेबलाइज कर देती हैं G6PD को, और रेड सेल को ससेप्टेबल कर देती हैं टू ऑक्सीडेंट डैमेज। फिर हमने इम्यूनोहिमोलाइटिक एनीमिया देखी, जिसमें हमने कहा कि एंटीबॉडीज़ की वजह से होता है, जो कि या तो नॉर्मल रेड सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अगेंस्ट बनी है, या फिर एंटीजेंस की वजह से जो मॉडिफाइड बाय हेप्टेंस जैसे कि ड्रग्स। ठीक है, या तो वो एंटीबॉडी नॉर्मल रेड सेल के अगेंस्ट, या तो वो एंटीबॉडीज़ एंटीजेंस के अगेंस्ट बनी है जो किसी ड्रग की वजह से बने हैं। ठीक है, एंटीबॉडी बाइंडिंग जो है वो रिजल्ट करेगी या तो रेड सेल की ऑप्सोनाइजेशन हो जाएगी और एक्स्ट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस हो जाएगी, या फिर जो अनकॉमनली जो होता है वो है कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन होगी और इंट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस हो जाएगी। तो ये दोनों कंडीशन हमने देखी हो सकती है। लास्ट में हमने मलेरिया पढ़ा, उसमें हमने कहा कि इंट्रासेलुलर रेड सेल पैरासाइट है जो क्रोनिक हीमोलाइसिस करवाता है ऑफ द वेरिएबल सिवियरिटी। फैल्सीपेरम मलेरिया जो है ये फैटल हो सकता है, क्योंकि उसको प्रोपेंसिटी है ऑफ इन्फेक्टेड रेड सेल्स टू अडेयर टू द स्मॉल वेसल्स ऑफ द ब्रेन, और सेरेब्रल मलेरिया हो सकता है आगे जाके। दैट्स इट। उसके बाद अब हम आ जाते हैं डिटेल में, न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अनीमिया ऑफ द डिमिनिश्ड एरिथ्रोपोएसिस। ठीक है, अनीमिया ऑफ द डिमिनिश्ड एरिथ्रोपोएसिस। देखिए, अनीमिया ऑफ द डिमिनिश्ड एरिथ्रोपोएसिस में आती हैं वो जो कॉज होती है बाय इनएडिक्वेट डाइटरी सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, वो हमें कम मिल रहे हैं, पार्टिकुलर जैसे आयरन हो गया, फॉलिक एसिड, विटामिन B12। बाकी जो अनीमिया है इस तरह की, ये एसोसिएटेड होती है बोन मैरो के फेलियर के साथ, जिसमें एप्लास्टिक अनीमिया आ जाती है। इसके अलावा सिस्टेमिक इन्फ्लामेशन के साथ, जिसमें अनीमिया ऑफ द क्रोनिक इन्फ्लामेशन है, और या फिर बोन मैरो इनफिल्ट्रेशन हो जाए जब किसी ट्यूमर से या फिर इन्फ्लामेटरी सेल से, तो हम उसको कहते हैं माइलोथिसिक अनीमिया। ठीक है, इस सेक्शन में ना कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं अनीमियाज़ की इस तरह की, और डिस्कस हुई हैं इंडिविजुअली। सबसे पहले आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। डेफिशिएंसी आयरन की ना मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है सारी दुनिया में, और इसके नतीजे में क्लिनिकल साइंस और सिम्टम जो है ना वो प्रोड्यूस होते हैं, रिजल्ट करते हैं, और ये मोस्टली रिलेटेड होते हैं टू अनीमिया। अबाउट 10% जो हमारी पीपल हैं जो रह रहे हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ में, और 25 से 50% वो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में रह रहे हैं वो अनीमिक है। वो डेवलप में, ये डेवलपिंग में, और दोनों जो है सेटिंग्स में मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉज है आयरन की डेफिशिएंसी। फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है ना आयरन डेफिशिएंसी के लिए, वो डिफ़र कर रहे हैं वेरियस पॉपुलेशंस में, और बेस्ट अंडरस्टूड हुए इन द कंटेक्स्ट ऑफ नॉर्मल आयरन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, फैक्टर्स जो है सब में डिफरेंट है। नॉर्मल जो हमारे टोटल बॉडी का आयरन मास है वो 2.5 ग्राम होता है वुमेन के लिए, और 3.5 ग्राम होता है मेन के लिए। अप्रॉक्सीमेटली 80% जो है फंक्शनल बॉडी आयरन वो हमारी हीमोग्लोबिन में मौजूद होता है, 80%। बाकी जो रिमाइंडर है वो मायोग्लोबिन में होता है, और आयरन कंटेनिंग एंजाइम्स में होता है, जैसे कि कैटालेज में, साइटोक्रोम्स में। आयरन स्टोरेज पूल जो कंसिस्ट करता है हीमोसिड्रिन का एंड फेरिटिन बाउंड आयरन लिवर में, स्प्लीन में, बोन मैरो और स्केलेटल मसल में, तो उसमें जो है ना एवरेज 15% से 20% टोटल बॉडी आयरन होता है, 15 to 20%। ठीक है, क्योंकि सीरम फेरिटिन जो है ना ये लार्जली डिराइव होता है फ्रॉम दिस स्टोरेज पूल। द सीरम फेरिटिन लेवल इज़ अ गुड मेजर ऑफ द आयरन स्टोर, इसलिए हम ये सीरम फेरिटिन स्टोर, आयरन स्टोर को चेक करने के लिए मेजर करते हैं। असेसमेंट ऑफ द बोन मैरो का आयरन जो है ये भी अनदर रिलायबल लेकिन मोर इन्वेजिव मेथड होता है फॉर द एस्टिमेशन ऑफ द आयरन स्टोर। आयरन हमारा जो है ये ट्रांसपोर्ट होता है इन द प्लाज्मा बाउंड टू प्रोटीन ट्रांसफेरिन के साथ। ठीक है, इसके साथ बाउंड करके फिर ये प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट होता है। नॉर्मल जो लोग होते हैं उनमें जो ट्रांसफेरिन है ये 33%
सैचुरेटेड होता है विथ आयरन, यील्ड करता है सीरम आयरन लेवल दैट एवरेज 120 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर इन द मैन एंड 100 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर इन द वुमेन। ठीक है, तो थस नॉर्मल टोटल आयरन बाइंडिंग जो कैपेसिटी है ना सीरम की, वो है 300 to 350 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। ठीक हो गया। इन कीपिंग विथ द हाई प्रिवेलेंस ऑफ द आयरन डेफिशिएंसी, evolutionary pressures have yielded metabolic pathways that are strongly biased toward iron retention. आयरन जो है ना ये लॉस्ट होता है एट अ रेट ऑफ 1 to 2 मिलीग्राम पर डे थ्रू द शेडिंग ऑफ द म्यूकोजल एंड स्किन, हमारे एपिथेलियल सेल्स जब शेड होते हैं, और ये जो लॉस है ना ये बैलेंस हो जाता है बाय अब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइटरी आयरन से, जो कि टाइटली रेगुलेटेड होता है। हम आगे देखेंगे कैसे। नॉर्मल जो डेली वेस्टर्न डाइट है उसमें 10 to 20 मिलीग्राम ऑफ द आयरन होता है। मोस्ट ऑफ इट जो है वो फाउंड होता है इन हीम के अंदर होता है विद इन द मीट एंड पोल्ट्री में। बाकी का जो है ना रिमाइंडर वो प्रेजेंट होता है इनऑर्गेनिक आयरन में इन द वेजिटेबल्स में। अब 20% जो है हमारा हीम और 1% से 2% जो है नॉन हीम आयरन, ये अब्जॉर्बेबल होते हैं। ठीक है, अब्जॉर्ब हो सकते हैं। हेंस हमारे जो एवरेज जो वेस्टर्न डाइट होती है उसमें सफिशिएंट आयरन होता है टू बैलेंस द फिक्स्ड डेली लॉसेस। जो लॉस हो रहा है डेली फिक्स्ड, उसको ये बैलेंस कर सकती है ये वेस्टर्न डाइट। रेगुलेशन आयरन की अब्जॉर्प्शन की जो है ना वो होती है हमारी डुओडेनम में। फिगर में देखते हैं। ठीक है, इस फिगर में देखिए, आफ्टर द रिडक्शन बाय फेरिक रिडक्टेज, जो हमारा फीरस आयरन है Fe+2 अभी रिड्यूस हो गया है, तो अभी ये रिड्यूस वाला जो है फीरस ये ट्रांसपोर्ट होगा अक्रॉस द एपाइकल मेम्ब्रेन बाय डाईवैलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर DMT1, इसकी मदद से। अ सेकेंड ट्रांसपोर्टर फीरोपोरेटिन जो है फीरोपोर्टिन, ठीक है, ये जो है ये फिर मूव कराएगा आयरन को फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू द प्लाज्मा अक्रॉस द बेजोलेटरल मेम्ब्रेन से यहाँ पे। अब ये जो न्यूली अब्जॉर्ब आयरन है ये फिर जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा वापस बाय द हेफेस्टिन की मदद से एंड सेलुलोप्लाज्मिन की मदद से टू द फेरिक आयरन, दोबारा इस फॉर्म में आ गया। बस इसको अब्जॉर्ब होने के लिए जो है ना फेरस फॉर्म में कन्वर्ट होना था, अब ये अब्जॉर्ब हो गया तो फिर ये वापस फेरिक फॉर्म में आ गया है, क्योंकि अब ये फेरिक फॉर्म ही जो है ना ये ही सिर्फ बाइंड कर सकती है हमारे ट्रांसफेरिन के साथ। ठीक है, दोनों, एक तो DMT1 और फीरोपोर्टिन, ये दोनों जो है ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारी बॉडी में, और ये इन्वॉल्व होते हैं आयरन के ट्रांसपोर्ट में बाकी टिश्यूज़ में भी एज वेल। जैसा कि इस फिगर में डिपिक्टेड है, जो मिडल वाला ये वाला पैनल है, इसमें जो है ना पार्ट ऑफ द आयरन दिखाया गया है जो कि एंटर कर रहा है इंटेरोसाइट में, और ये डिलीवर हो रहा है टू द ट्रांसफेरिन बाय द फीरोपोर्टिन, जबकि जो रिमाइंडर है आयरन वो इनकॉर्पोरेट हो रहा है हमारे साइटोप्लाज्मिक फेरेटिन में। ठीक है, इस साइटोप्लाज्मिक फेरेटिन में ये फिर हो जाएगा, और फिर वो जो है एक्स्ट्रा वाला ये लॉस्ट हो जाएगा थ्रू द एक्सफोलिएशन ऑफ द म्यूकोजल सेल, जब ये शेड हो जाएगा, आयरन लॉस बाय शेडिंग ऑफ द एपिथेलियल सेल। ठीक हो गया। फ्रैक्शन ऑफ द आयरन जो कि अब्जॉर्ब होता है ये रेगुलेट होता है हमारे हेप्सिडिन से, यानी कितना अब्जॉर्ब होगा ये हेप्सिडिन कंट्रोल करता है। ये हेप्सिडिन जो है ये एक स्मॉल पेप्टाइड होता है जो कि सिंथेसाइज होता है और सिक्रीट होता है हमारे लिवर से इन एन आयरन डिपेंडेंट फैशन में। ठीक है, लिवर ये हेप्सिडिन बनाएगा आयरन डिपेंडेंट फैशन में। ठीक है, जैसे कि इन जनरल जब हाई आयरन लेवल होगा प्लाज्मा में तो वो इनहेंस करेगा हेप्सिडिन की प्रोडक्शन को कि ज़्यादा हेप्सिडिन आए, जबकि जब आयरन का लेवल कम होगा तो उसकी हेप्सिडिन की प्रोडक्शन को ये सप्रेस कर देगा। हाउएवर हेप्सिडिन की प्रोडक्शन जो है ना ये आल्सो सेंसिटिव होती है टू द इन्फ्लेमेशन को एंड टू द फैक्टर्स जो कि हमारे एरिथ्रोब्लास्ट में से रिलीज होते हैं इन द बोन मैरो। स्पेसिफिकली हेप्सिडिन के लेवल जो है ना ये राइज कर जाता है इन द फेस ऑफ सिस्टेमिक इन्फ्लामेशन में, क्योंकि ना डायरेक्ट इफेक्ट होता है इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स का, जैसे कि हमारे इंटरल्यूकिन 6 का जो है ना उसका भी डायरेक्ट जो है वो होता है इफेक्ट हमारे हेपेटोसाइट्स पे, एंड इन द सेटिंग ऑफ इनइफेक्टिव हेमेटोपोएसिस जो कि मार्क्ड होती है बाय इंक्रीज नंबर ऑफ एरिथ्रोब्लास्ट इन द बोन मैरो। ठीक है, तो इससे भी मतलब कि हेप्सिडिन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। हेप्सिडिन जो है ना हमारा ये सर्कुलेट करता है डुओडेनम की तरफ, जहाँ पे ये जाके बाइंड करेगा फीरोपोर्टिन के साथ और इंड्यूस कराएगा अपनी इंटरनलाइजेशन एंड डिग्रेडेशन।
उसकी फेरोपोटेन के इंटरनलाइजेशन और डिग्रेडेशन करवा देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हेप्सिडिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होंगी, जैसा कि अब अगर हम इस फिगर में देखें तो जैसे ही मतलब हेप्सिडिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होंगी, जैसा कि जब तब होगा जब सीरम में आयरन के लेवल ज़्यादा होंगे, या फिर जब सिस्टेमिक इन्फ्लामेशन होगी, या जब फेरोपोटेन के लेवल फॉल कर जाएगा। हाँ, यानी कि जब हेप्सिडिन का लेवल बढ़ेगा, यानी जब आयरन का लेवल बढ़ा है सीरम में, या फिर सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो फिर फेरोपोटेन के जो लेवल है वो जो है क्या हो जाएंगे, फॉल कर जाएगा, क्योंकि हेप्सिडिन जाके उसको डैमेज कर रहा है, इंटरनलाइज कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो फेरोपोटेन का लेवल कम हो जाएगा, और जितना ज़्यादा यहाँ से आयरन आ रहा है वो जो है इनकॉर्पोरेट हो जाएगा हमारे साइटोप्लाज्मिक फेरेटिन में, और फिर वो लॉस्ट हो जाएगा बाय एक्सक्रीशन की मदद से। ठीक है, इस तरह से ये नेगेटिवली रेगुलेट कर रहा है हमारे आयरन को। इसके बरक्स अब अगर हम देखें लेफ़्ट वाले पैनल में, तो जब जो है हमारे पास हेप्सिडिन के लेवल कम होगा, लो प्लाज्मा हेप्सिडिन होगा, तो जैसा कि जब आयरन की किसी को डेफिशिएंसी है, या फिर किसी को इनफेक्टिव हेमाटोपोइसिस हो रही है, या किसी को जेनेटिक डिफेक्ट है, तो ये लीड करेगा टू प्राइमरी हीमोक्रोमेटोसिस की तरफ। ठीक है, द बेजोलेटरल जो ट्रांसपोर्ट है आयरन का, ये बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये उसके बिल्कुल उलट है। आयरन की डेफिशिएंसी में हेप्सिडिन की जो सप्रेशन हो रही है ना, ये फ़ायदे वाली है, जैसा कि ये ना सर्व कर रही है टू हेल्प करेक्ट द डेफिशिएंसी। लेकिन इनअप्रोप्रिएटली लो लेवल हेप्सिडिन के, जैसा कि प्राइमरी हीमोक्रोमेटोसिस में होता है, तो वो इवेंचुअली लीड करेगा टू सिस्टेमिक आयरन ओवरलोड। अब ज़्यादा आयरन हो जाएगा, ओवरलोड हो सकता है। अब हम आ जाते हैं पैथोजेनेसिस पे। आयरन डेफिशिएंसी जो है ना अराइज करती है वैरायटी ऑफ सेटिंग्स में। सबसे पहले क्रोनिक ब्लड लॉस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज होता है हमारी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का वेस्टर्न वर्ल्ड में। जो मोस्ट कॉमन सोर्सेज हैं ब्लीडिंग की, वो क्या होती हैं, एक तो जेस्टेशनल ट्रैक हो गया, जिससे पेप्टिक अल्सर से हो रही है, कोलन कैंसर में हो रही है, या हेमोरॉइड्स में, और फीमेल जेनाइटल ट्रैक में मेनोरेजिया, मेटोरेजिया, एंडोमेट्रियल कैंसर। डेवलपिंग वर्ल्ड में लो इनटेक और पुअर बायो अवेलेबिलिटी, क्योंकि प्रीडोमिनेंटली वहाँ पे वेजिटेरियन डाइट्स भी हैं, कॉमन कॉज है ये आयरन डेफिशिएंसी का। ठीक है, यूएस में लो डाइटरी इंटेक जो है ना इनफ्रीक्वेंट कल्प्रिट है, लेकिन समटाइम्स कैपेबल है इन्फेंट्स में जो कि एक्सक्लूसिवली मिल्क फेड होते हैं, इन द इम्पोवरिश्ड, इन द एल्डरली एंड इन द टीनेजर, सबसाइडिंग प्रीडोमिनेंटली ऑन जंक फूड। ठीक है, तो ये भी मेन कॉज है। इंक्रीज डिमांड जो है नॉट मेट बाय द नॉर्मल डाइटरी इनटेक अकर वर्ल्ड वाइड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड इन्फेंसी, क्योंकि इसमें डिमांड बढ़ जाती है और उनमें डाइटरी मीट नॉर्मल नहीं मीट हो पा रही डिमांड। उसके अलावा है मेल अब्जॉर्प्शन भी हो सकती है, जैसे कि सीलिएक डिजीज़ में होती है, या फिर आफ्टर द गैस्ट्रेक्टोमी, तो उसमें मेल अब्जॉर्प्शन की वजह से भी होती है आयरन डेफिशिएंसी। रिगार्डलेस ऑफ द कॉज, आयरन की जो डेफिशिएंसी है ना, ये डेवलप करती है इंसीडियसली, यानी हिडन। ठीक है, आयरन के स्टोर्स जो है पहले डिप्लीट होते हैं, मार्क्ड बाय डिक्लाइन इन द सीरम, फेरेटिन कम होता है, एंड द एब्सेंस ऑफ स्टेनेबल आयरन इन द बोन मैरो। ठीक है, वो बिल्कुल एब्सेंस हो जाती है स्टेनेबल आयरन की हमारे बोन मैरो में। तो ये चेंजेस जो है ना, ये फिर फॉलो होते हैं बाय डिक्रीज इन द सीरम, का आयरन कम होगा, और फिर ट्रांसफेरन जो है ना सीरम में बढ़ जाएगा। अल्टीमेटली कैपेसिटी टू सिंथेसाइज हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन एंड अदर जो आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स हैं, ये भी कम हो जाएगी इनकी सिंथेसाइजिंग कैपेसिटी, जिसकी वजह से माइक्रोसाइटिक एनीमिया होगी, इम्पेयर्ड वर्क एंड कोग्निटिव परफॉर्मेंस एंड इवन रिड्यूस्ड इम्यूनो कॉम्पिटेंस होगी। अब आते हैं क्लिनिकल फीचर्स पे। देखिए, मोस्ट इंस्टेंसेस में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है ना, ये माइल्ड और एसिम्टोमेटिक होती है। नॉन स्पेसिफिक हमारे पास जो मैनिफेस्टेशन है उनमें वीकनेस होती है, लिस्टलेसनेस एंड पेलार में बी प्रेजेंट इन द सिवियर केसेस। विथ लॉन्ग स्टैंडिंग एनीमिया, एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ द फिंगर नेल्स हो सकती हैं, जिसमें हमारे पास थिनिंग, फ्लैटनिंग एंड स्पूनिंग जो है नेल्स की हो सकती है, फिंगर नेल्स की। अ क्यूरियस बट कैरेक्टरिस्टिक न्यूरो बिहेवियरल कॉम्प्लिकेशन होती है पिका, द कंपक्शन टू कंज्यूम नॉन फूड स्टफ, जैसे कि डर्ट या क्ले खाने का उसको पेशेंट को दिल करता है। ठीक है, नॉन स्टफ फूड, उसको कहते हैं पिका। पेरिफेरल स्मीयर्स में हमारे पास जो रेड सेल्स हैं हमें माइक्रोसाइटिक मिलेंगे और हाइपोक्रोमिक मिलेंगे। जिस तरह हम अगर फिगर में देखें, यहाँ पे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया दिखाई गई है पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में। यहाँ नोट करें, इंक्रीज सेंट्रल पेलारनेस जो है ना रेड सेल्स की बढ़ गई है, पेलारनेस ज़्यादा है सेंटर में ऑफ द मोस्ट रेड सेल। ये स्कैटर्ड है फुली हीमोग्लोबिनाइज्ड सेल्स
फ्रॉम रीसेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टैंड आउट इन कंट्रास्ट। कंट्रास्ट में हम अगर इसको कंपेयर करें तो साथ में न्यूली ट्रांसफ्यूज ये फुली हीमोग्लोबिनाइज्ड हमें रेड सेल भी नज़र आ रहे हैं, जबकि ये वाले जो हैं माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक जो है इनमें सेंट्रल पेलार्नेस ज़्यादा है। तो इसके साथ इसको कंपेयर करें। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो है उसमें इंक्लूड करता है अनीमिया, हाइपोक्रोमिक और माइक्रोसाइटिक रेड सेल इंडाइसिस हमें मिलेंगी, सीरम फेरिटिन कम होगा और आयरन लेवल्स भी, लो ट्रांसफेरेंस सैचुरेशन मिलेगी, और आयरन बाइंडिंग जो कैपेसिटी है ना, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी वो बढ़ी हुई होगी, एंड अल्टीमेटली रिस्पॉन्स टू आयरन थेरेपी। फॉर अनक्लियर रीजंस प्लेटलेट काउंट जो है ना वो भी ऑफन बढ़ जाता है, एरिथ्रोपोइटिन के लेवल जो है वो बढ़ जाते हैं, लेकिन मैरो रिस्पॉन्स जो है ना वो ब्लंटेड होता है बाय द आयरन डेफिशिएंसी। थस जो मैरो की सेलुलैरिटी है ना वो यूजुअली सिर्फ स्लाइटली बढ़ेगी सेलुलैरिटी, ठीक है। पर्सन जो है ऑफन जो है वो मर जाते हैं आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया से, लेकिन virtually never of it. An important point is that in well-nourished person, microcytic hypochromic anemia is not a disease but rather a symptom of some underlying disorder. यानी कि पेशेंट जो है इसकी वजह से नहीं मरते लेकिन इससे मरते हैं, लेकिन यानी कि ये एक किसी अंडरलाइंग डिसऑर्डर का सिम्टम हो सकती है अनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, ठीक है। उसके बाद आगे हमारे पास है अनीमिया ऑफ द क्रोनिक इन्फ्लामेशन। ये स्टार्ट करेंगे। ऑफन इसको हम रेफ़र करते हैं टू एज अनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज़। अनीमिया जो एसोसिएटेड हो विद द क्रोनिक इन्फ्लामेशन, ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है अनीमिया की हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स में। ये सुपरफिशियली रिजेंबल करती है अनीमिया ऑफ द आयरन डेफिशिएंसी के साथ, लेकिन ये अराइज करती है इंस्टेड फ्रॉम अ सप्रेशन ऑफ द एरिथ्रोपोइसिस। सप्रेशन क्यों हुई है एरिथ्रोपोइसिस की? बाय सिस्टेमिक इन्फ्लामेशन की वजह से। ये ना वेराइटी ऑफ द डिसऑर्डर्स में ऐसा होता है जो कि एसोसिएटेड होते हैं विद द सस्टेन्ड इन्फ्लामेशन, जैसे कि क्रोनिक माइक्रोबियल इन्फेक्शंस में, जैसे ओस्टोमाइलाइटिस में, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस एंड लंग एब्सेस में ऐसा होता है। दूसरा है क्रोनिक इम्यून डिसऑर्डर्स में, जैसे कि र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गई और रीजनल एंटेराइटिस, ठीक है। इसके अलावा न्यूप्लाज्म्स में भी, जैसे हॉजकिन्स लिम्फोमा एंड कार्सिनोमाज ऑफ द लंग एंड ब्रेस्ट, तो इस ऐसी इन्फ्लामेशन में, ठीक है। अब पैथोजेनेसिस ये होता कैसे है वो देखते हैं। तो अनीमिया ऑफ द क्रोनिक इन्फ्लामेशन जो है ना ये स्टेम करता है फ्रॉम हाई लेवल ऑफ द प्लाज्मा हेप्सिडिन। हेप्सिडिन का लेवल के बढ़ जाने से जो ब्लॉक करता है ट्रांसफ़र ऑफ द आयरन टू द एरिथ्रोइड प्रिकर्सर बाय डाउन रेगुलेटिंग द फीरोपोर्टिन इन द मैक्रोफेजेस। ये हमने देखा कि जब हेप्सिडिन बढ़ जाता है तो वो कैसे आयरन की अब्जॉर्प्शन को जो है वो कम कर देता है, ब्लॉक करता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है कि प्लाज्मा हेप्सिडिन बढ़ गया है तो एरिथ्रोइड प्रिकर्सर में जो है ट्रांसफ़र नहीं हो रहा आयरन का। क्यों? क्योंकि फेरोपोर्टिन जो है वो ही मैक्रोफेजेस में कम हो गए हैं, डिस्ट्रॉय हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। तो एलिवेटेड हेप्सिडिन लेवल जो है ना ये क्यों हुआ है? अब ये बढ़ा इसलिए है बाय द प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन से इंटरल्यूकिन 6 की वजह से, जिसने इंक्रीज़ कर दिया है हेपेटिक हेप्सिडिन की सिंथेसिस को। इसके अलावा क्रोनिक इन्फ्लामेशन जो है ना ये ब्लंट करती है एरिथ्रोपोइटिन की सिंथेसिस बाय द किडनी, ठीक है, उसको भी ब्लंट कर देती है। अब वो भी कम हो गया है तो एरिथ्रोपोइटिन नहीं बनेगा तो रेड सेल की प्रोडक्शन बाय द मैरो भी कम हो जाएगी। फंक्शन फ़ायदा जो है इन एडाप्टेशंस का इन द फेस ऑफ सिस्टेमिक इन्फ्लामेशन वो अनक्लियर है। ये सर्व कर सकते हैं टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ आयरन डिपेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मे बी उनको इनहिबिट कर रहे हों, या फिर टू ऑगमेंट द सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ द होस्ट इम्यूनिटी, मे बी होस्ट की इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हों। लेकिन अभी तक ये अनक्लियर है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये एडाप्टेशन क्यों हो रही है, ठीक है। अब क्लिनिकल फीचर्स पे आए तो जैसा कि अनीमिया विद आयरन डेफिशिएंसी में होता है, सीरम आयरन लेवल यूजुअली यहाँ पर भी लो होगा इन द अनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज़ में, ठीक है। और जो रेड सेल्स हैं ये स्लाइडली हाइपोक्रोमिक और माइक्रोसाइटिक हो सकते हैं। अनलाइक द आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हाउएवर, स्टोरेज आयरन जो है ना बोन मैरो में और जो सीरम फेरिटिन है ये बढ़े हुए होंगे यहाँ पे, और टोटल जो आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी है ये यहाँ पे कम हुई होगी, ठीक है। ये सारा यहाँ पे ऑपोजिट है। एडमिनिस्ट्रेशन एरिथ्रोपोइटिन की और आयरन की जो है वो इम्प्रूव करेगी अनीमिया को, लेकिन सिर्फ इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द अंडरलाइंग कंडीशन इज़ क्यूरेटिव, ठीक है। जो मेन जो इसको डिजीज़ है वो ही जब क्योर होगी तभी इसका सही कंप्लीट ट्रीटमेंट होगा। अब आते हैं हमारी नेक्स्ट अनीमिया पे जो है हमारी मेगालोब्लास्टिक अनीमियाज़। मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, दो प्रिंसिपल कॉजेज़ मेगालोब्लास्टिक अनीमिया के, एक तो फोलेट की डेफिशिएंसी, दूसरी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। दोनों विटामिन चाहिए होते हैं डीएनए को बनाने के लिए, डीएनए के सिंथेसिस के लिए। और
इफेक्ट इन डेफिशिएंसी का हेमेटोपोइसिस पे इसेंशियली आइडेंटिकल है। हाउएवर कॉजेज़ और जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं फोलेट के और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के, ये डिफ़र करते हैं इन इम्पोर्टेंट वेज। हम पहले रिव्यू करेंगे कुछ कॉमन फीचर्स और फिर हम टच करेंगे उनको जो स्पेसिफिक हैं फोलेट और विटामिन B12 डेफिशिएंसी के साथ। सबसे पहले पैथोजेनेसिस पे आएँ तो मेगैलोब्लास्टिक जो अनीमिया है ये स्टेम करती है फ्रॉम मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स। ठीक है, मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स होते हैं जो कि लीड करते हैं टू इनएडिक्वेट बायोसिंथेसिस ऑफ थायमिडीन। थायमिडीन की इनएडिक्वेट बायोसिंथेसिस हो रही है जो कि एक हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है डीएनए का। जैसा कि हम डिस्कस करेंगे फोलेट और विटामिन B12 जो है ना, ये दोनों एसेंशियल फैक्टर्स होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायमिडाइलेट के लिए, जो कि चाहिए होता है डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए। थायमिडीन की जो डेफिशिएंसी है ना, ये एब्नॉर्मलिटीज़ करवा देगी इन रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स के अंदर थ्रू आउट द बॉडी। लेकिन हेमेटोपोइटिक मैरो जो है ना, ये सीवियरली अफेक्ट होता है क्योंकि सिंथेसिस आरएनए की और साइटोप्लाज्मिक एलिमेंट्स की प्रोसीड करेगी अपने नॉर्मल रेट पे और थस आउटपेस करेगी दैट ऑफ द न्यूक्लियस। द हेमेटोपोइटिक प्रिकर्सर, अब अगर ऐसा होगा तो फिर हेमेटोपोइटिक जो प्रिकर्सर है वो क्या शो करेंगे, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक एसिंक्रोनी, जो हम आगे देखेंगे कैसे। ठीक है, तो ये जो मैचुरेशनल डीअरेंजमेंट है ना, ये कंट्रीब्यूट करती है टू अनीमिया इन सेवरल वेज। मैनी हमारे रेड सेल प्रोजेनिटर्स जो है वो भी सो डिफेक्टिव होंगे इन द डीएनए सिंथेसिस दैट दे अंडरगो अपोप्टोसिस इन द मैरो। अब इस अपोप्टोसिस को हम कह रहे हैं इनइफेक्टिव हेमेटोपोइसिस। बाकी जो है वो मच्योर करेंगे इनटू द रेड सेल्स बट डू सो आफ्टर फ्यूअर सेल डिवीजन्स, फर्दर डिमिनिशिंग द आउटपुट ऑफ द रेड सेल्स। ग्रेन्युलोसाइड प्लेटिलेट प्रिकर्सर ये भी अफेक्टेड होंगे लेकिन इतने ज़्यादा सीवियरली नहीं होंगे, और जो मोस्ट पेशेंट्स हैं ना वो हमारे पास प्रेजेंट करेंगे विद द पैनसाइटोपिनिया, यानी अनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड ग्रेन्युलोसाइटोपिनिया के साथ। ठीक हो गया। उसके बाद हम मॉर्फोलॉजी पे आएँ तो सर्टेन जो मॉर्फोलॉजिक फीचर हैं वो कॉमन है टू ऑल फॉर्म्स ऑफ द मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। बोन मेरो की तो एक तो सबसे पहले हाइपर सेलुलर, बोन मेरो मार्कली हाइपर सेलुलर होगा और उसमें ना न्यूमरस मेगैलोब्लास्टिक एरिथ्रॉइड प्रोजेनिटर्स पाए जाएंगे। मेगैलोब्लास्ट जो होते हैं ना, ये बड़े होते हैं, लार्जर होते हैं देन द नॉर्मल एरिथ्रॉइड प्रोजेनिटर्स, यानी नॉर्मोब्लास्ट की निस्बत, और इनको ना डेलिकेट फाइनली रेटिकुलेटेड न्यूक्लियर क्रोमेटिन होगा जो इंडिकेटिव है ऑफ न्यूक्लियर इमेच्योरिटी। ठीक है, इमेच्योर न्यूक्लियस होगा। जैसे ही मेगलोब्लास्ट डिफरेंशिएट होता है और हीमोग्लोबिन को एक्वायर करता है तो न्यूक्लियस रिटेन करता है अपनी फाइनली डिस्ट्रीब्यूटेड क्रोमेटिन और फेल कर जाता है टू अंडरगो क्रोमेटिन क्लम्पिंग टिपिकल ऑफ नॉर्मोब्लास्ट। समझ में आई? जैसे देखिए, जैसे ही मेगलोब्लास्ट अब डिफरेंशिएट कर रहा है ना और उसने हीमोग्लोबिन को एक्वायर किया तो उसका जो न्यूक्लियस है ना वो रिटेन करता है फाइनली डिस्ट्रीब्यूटेड क्रोमेटिन। अब वो फाइनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया क्रोमेटिन, और वो क्रोमेटिन जो है ना क्लम्प नहीं हो रहा जो कि नॉर्मली नॉर्मोब्लास्ट में होता है। तो ये क्लासिक एग्जांपल है न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक एसिंक्रोनी की। ठीक है, इसके अलावा हमारे ग्रेन्युलोसाइटिक जो प्रीकर्सर्स हैं ना, ये भी डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक एसिंक्रोनी और यील्ड करते हैं जायंट मेटामाइलोसाइट्स। मेगाकैरियोसाइट्स एबनॉर्मली लार्ज हो सकते हैं और उनको बिजार मल्टी लोब न्यूक्लिया हो सकता है। पेरिफेरल ब्लड में अब अगर हम देखें तो अर्लीस्ट चेंज जो है वो होता है इन द अपीयरेंस ऑफ द हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स हमें मिलेंगे। 12.11 फिगर में हम देखें, यहाँ पे हमारे पास मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया दिखाई गई है, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर है और इसमें हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल है जिसके 6 लोब है। ठीक है, तो ये हमें मिलेगा पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में, जो अपीयर होता है बिफोर द ऑनसेट ऑफ अनीमिया, से पहले। नॉर्मल, जाहिर सी बात है, अब उसको जब विटामिन B12 नहीं मिल रहा तो डीएनए सिर्फ आरबीसी का सिर्फ अफेक्ट नहीं हो रहा, बाकी सेल्स का भी हो रहा है। तो अनीमिया के ऑनसेट से पहले न्यूट्रोफिल ज़्यादा अफेक्ट होंगे और उनमें हाइपर सेगमेंटेड हमें न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे। नॉर्मल न्यूट्रोफिल्स को 3 या 4 न्यूक्लियर लोब्स होते हैं, लेकिन मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया में उनको 5 या ज़्यादा होंगे। रेड सेल्स जो है टिपिकली इंक्लूड करते हैं लार्ज एग शेप्ड मैक्रो ओवेलोसाइट्स। ठीक है, उनके पास मैक्रो ओवेलोसाइट्स होंगे। MCV ज़्यादा होगा, ग्रेटर देन 110 फेमटोलीटर से भी बड़ा होता, जबकि नॉर्मल हमारे पास 82 to 96 होता है। आल्दो मैक्रोसाइट्स जो होते हैं ना वो हाइपरक्रोमिक अपीयर होंगे, इन रियलिटी उनका जो हीमोग्लोबिन कंटेंट है वो लेकिन नॉर्मल होगा। लार्ज मिसहैपन प्लेटलेट्स भी देखे जाएंगे।
मिसशेपन। मॉर्फोलॉजिक चेंजेस इन द अदर सिस्टम स्पेशली जीआईटी में भी होगी, जो कि राइज देती है सम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस को। ठीक है, तो ये सारी मॉर्फोलॉजी इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छी तरह से याद करनी है। दूसरी बात आते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया पे, जो कि है फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया। फॉलिक एसिड की देखिए, फोलेट डेफिशिएंसी जो है ना यूजुअली रिजल्ट होती है ऑफ इनएडिक्वेट डाइटरी इनटेक, समटाइम्स कॉम्प्लिकेटेड बाय इंक्रीज्ड मेटाबॉलिक डिमांड। ठीक है, डिमांड बढ़ जाने की वजह से। हाल फोलेट जो है हमारे पास जो है वो प्रेजेंट होता है सारे फूड में, लेकिन ये डिस्ट्रॉय होता है 10 से 15 मिनट की अगर हम कुकिंग करें तो उससे डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसके नतीजे में जो फोलेट के स्टोर्स हैं ना वो मार्जिनल में होते हैं इन सरप्राइजिंग नंबर ऑफ द हेल्दी पर्सनस में भी। ठीक है, रिस्क ऑफ ओवर्ट फोलेट डेफिशिएंसी इज़ हाईएस्ट इन दोज विथ अ पुअर डाइट, द इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड लोगों में, इंडाइजेंट में एंड एल्डरली में, या फिर उनमें जिनमें मेटाबॉलिक नीड ज़्यादा है, जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेंस में, पेशेंट्स विद क्रोनिक हीमोलाइटिक एनीमियाज में, जैसे कि सिकल सेल डिजीज़ में। डेफिशिएंसी में आल्सो स्टेम फ्रॉम प्रॉब्लम्स विद द अब्जॉर्प्शन या फिर मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम की वजह से भी। फूड फोलेट जो है ना ये प्रीडोमिनेटली होता है इन पॉलीग्लूटामेट फॉर्म में, और उसको मस्ट स्प्लिट होना होता है मोनोग्लूटामेट में ताकि वो अब्जॉर्ब हो सके, और ये कन्वर्जन जो है ना ये इनहिबिट हो जाती है हमारे एसिडिक फूड से एंड उन सब्सटेंसेस से जो कि बीन्स में पाए जाते हैं या फिर लेग्यूम्स दाल वगैरह में जो सब्सटेंस होते हैं वो इसकी कन्वर्जन को इनहिबिट करते हैं। तो कुछ ड्रग्स जैसे कि फेनिटोइन, डायलेंटिन जो है ये भी इंटरफेयर करती है फोलेट की अब्जॉर्प्शन के साथ, जबकि बाकी जैसे कि मीथोट्रेक्सेट हो गई ये फोलेट के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करती है। तो मेल अब्जॉर्प्टिव डिसऑर्डर जैसे कि सीलिएक डिजीज़ हो गई, ट्रॉपिकल स्प्रू जो अफेक्ट करती है हमारे अपर थर्ड ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन को, जहाँ पे फोलेट एक्चुअली अब्जॉर्ब होता है, तो ये भी ना इम्पेयर कर सकती हैं डिजीज़ेज़, ये फोलेट के अपटेक को इम्पेयर कर सकती हैं। उसके बाद आते हैं हम पैथोजेनेसिस पे। मेटाबॉलिज्म और फंक्शन जो है फोलेट का वो कम्प्लेक्स होता है। यहाँ पे ये सफिशेंट है नोट करना कि उसकी कन्वर्जन सेल्स के अंदर फ्रॉम डाईहाइड्रोफोलेट टू टेट्राहाइड्रोफोलेट बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम डाईहाइड्रोफोलेट